नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, सबसे पहले मैं यही निवेदन करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें नई नई वीडियोज़ की सूचना मिले। अभी मैं PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊंगा और जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के उपरांत हम ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक दिल्ली के जितने भी प्रारंभिक सुल्तान हुए, उन्होंने अपनी कोई कर व्यवस्था स्थापित नहीं की। कर व्यवस्था से हमारा तात्पर्य यहाँ भू राजस्व व्यवस्था से है। उन्होंने अपनी कोई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित नहीं की और उन्होंने युग युगांतर से प्रचलित जो हिंदू शासकों की व्यवस्था थी उसे ही उन्होंने अपना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम खेती योग्य भूमि की पैमाइश कराई और उपज के आधार पर कर निर्धारण किया। आगे चल कर के शेर शाह ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया तथा विभिन्न उपजों की तालिका तैयार कराकर उन पर मालगुजारी निर्धारित करके भूमि व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया। संभवतः प्रशासन की इस जटिल शाखा में सुधार करने की योग्यता बहुत कम शासकों में थी। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी ने कर व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार किए। राजस्व व्यवस्था में कुछ सुधार फिरोज शाह तुगलक ने भी किए थे। हम मुग़ल काल की बात करें तो बाबर और हुमायूं को इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपनी कोई भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित कर पाते नए ढंग से या उसमें कोई सुधार कर पाते। उन्होंने भी कमोबेश वही व्यवस्था अपनाई जो पहले से प्रचलित थी, जो पहले से चली आ रही थी। अकबर ने अपने सिंहासनारोहण के उपरांत मालगुजारी बंदोबस्त की आवश्यकता महसूस की और गुजरात विजय के उपरांत वह इस ओर आकृष्ट हुआ और कई प्रयोग किए गए। इस्लाम शाह, जो कि शेर शाह का उत्तराधिकारी था, तो इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत शेर शाह का जो बंदोबस्त था वो नष्ट हो चुका था, विनष्ट हो चुका था। और हुमायूं ने जब वापस सत्ता प्राप्त की शेर शाह की मृत्यु के बाद, तो उसके उपरांत उसने अमीरों एवं अधिकारियों के मध्य जो अपने विजित क्षेत्र थे उनको बांटने की जो नीति थी वो वापस ले ली थी। तो इससे वित्तीय दुर्दशा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था, अकबर जो ने उसके संरक्षण में शासन आरंभ किया था, क्योंकि जब अकबर गद्दी पे आया तो अकबर अल्पायु था, तो बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। बैरम खां भी इस दिशा में कोई विशेष सुधार नहीं कर सका। 1560 ईस्वी में अब्दुल मजीद को आसफ खां की उपाधि देकर अकबर ने वित्त मंत्री नियुक्त किया। बैरम खां के विद्रोह के कारण उसके समय में वातावरण अशांत रहा। आसफ खां ने अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए जागीरों की आय के काल्पनिक आंकड़े लिख डाले और उनकी जागीरों का मूल्यांकन अधिक कर दिया, किंतु इससे बड़ा असंतोष फैला और अकबर को बाध्य हो करके आसफ खां को उसके पद से हटाना पड़ा। तो
आसफ खां के जो सुधार थे वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए। 1563 ईस्वी में एतमाद खां वित्त मंत्री नियुक्त हुआ। उसने मालगुजारी व्यवस्था की जब उसने मालगुजारी व्यवस्था को संभाला तो उसने ये देखा कि मालगुजारी की व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था जो है वो बहुत अस्त व्यस्त स्थिति में है। तो उसने शाही भूमि को जागीरी भूमि से अलग किया, शाही भूमि को जागीरी भूमि से अलग किया और सिक्कों को मुहर लगी कीमत के अनुसार मंजूर करने का हुक्म दिया। और साथ ही उसने वित्त विभाग का पुनः संगठन किया। 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खां शाही दीवान नियुक्त हुआ, किंतु वह भी कुछ विशेष नहीं कर सका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकबर जो है उसके प्रारंभिक प्रयोग भू राजस्व सुधार की दिशा में चल रहे थे। 1568 ईस्वी में शहाबुद्दीन अहमद खां शाही भूमि का दीवान नियुक्त किया गया। उसने नस्क प्रथा चालू की, किंतु यह प्रणाली भी संतोषप्रद नहीं थी। 1570-71 में मुजफ्फर खां पुनः वित्त मंत्री नियुक्त हुआ और उसने मालगुजारी को नाप और उर्वरा शक्ति के आधार पर नियत करने का निर्णय लिया। तो अकबर ने, हम देखते हैं कि गुजरात विजय के उपरांत स्वयं अपना ध्यान मालगुजारी बंदोबस्त की ओर आकृष्ट किया और 1575 ईस्वी में उसने अधिकारियों का एक दल नाप जोख करने तथा आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा। अकबर ने नाप के लिए रस्सी के स्थान पर लोहे की कड़ियों से युक्त बांस के डंडों का प्रयोग किया, किंतु इसका प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश, अजमेर एवं मालवा और गुजरात में हुआ। तो संभवतः राजाओं के पहाड़ी राज्य, राजपूत राज्य, बिहार, बंगाल और मुल्तान के कुछ भाग इस प्रथा से मुक्त रहे। 1580 ईस्वी तक केंद्रीय शासन के दफ्तर में आंकड़ों और सूचनाओं की आवश्यक सामग्री इकट्ठी हो गई। राजा टोडरमल को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और ख्वाजा शाह मंसूर को राजा टोडरमल का सहयोगी नियुक्त किया गया। तो प्रत्येक सूबे में एक दीवान की नियुक्ति की गई और सूबे की मालगुजारी या भू राजस्व का कार्य उसके सुपुर्द किया गया। अकबर के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में विशेष महत्वपूर्ण हैं करोड़ी व्यवस्था और 10 साला बंदोबस्त, आईने 10 साला बोलते हैं उसे। करोड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में एतमाद खां ने प्रारंभ किया और यह धीरे धीरे खालसा प्रदेशों में फैल गया। खालसा प्रदेश मतलब जो क्षेत्र सीधे सीधे राज्य के अधीन थे। तो खालसा भूमि को 182 भागों में बांट दिया गया और इन भागों को अलग अलग अधिकारियों के अंतर्गत रखा गया। ये अधिकारी करोड़ी के नाम से मशहूर हो गए। प्रत्येक भाग की अनुमानित आय या अनुमानित भू राजस्व प्रत्येक भाग का वो 1 करोड़ दाम या 2.5 लाख रुपए था। तो करोड़ी को अपने इलाके की सीमाएं निर्धारित करने, मालगुजारी के विभिन्न साधनों का लेखा तैयार करने और प्रत्येक साधन से प्राप्त रकम और प्रत्येक फसल का हिसाब रखने का काम सुपुर्द किया गया। उसके सहायता के लिए एक कारकुन और फौजदार नाम के अधिकारी नियुक्त थे। कारकुन जो है वो जैसे क्लर्क होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कारकुन क्लर्क था। तो मालगुजारी की नकद रकम स्थानीय बाजार के आधार पर नियुक्त की गई या तय की गई।
करोड़ी को इस बात के विशेष निर्देश होते थे कि वह किसानों का अहित न करे एवं सभी प्रकार से उनका उत्साहवर्धन करे और उनके हितों की रक्षा करे। भूमि कर व्यवस्था को सुधारने के आशय से ही अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 10 साला बंदोबस्त की तैयारी की। प्रत्येक सूबे के वे परगने जो उपज में एक दूसरे के समान थे, उन्हें बंदोबस्त के यानी कि आईने 10 साला के बंदोबस्त के खंडों में बांट दिया गया और प्रत्येक खंड के लिए भू राजस्व की दर निर्धारित कर दी गई। बंदोबस्त का आधार तो उपज का 1/3 ही रहा, परंतु इस तिहाई का नकद रूप 1580 ईस्वी के पिछले 10 वर्षों के लिखे या सुने बाजार भावों का औसत निकालकर निश्चित किया गया एवं अब वह उपज या बाजार भाव में परिवर्तन होने पर घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती थी। तो इस बंदोबस्त से भू राजस्व की रकम बांधना या भू राजस्व की रकम तय करना इतना सरल हो गया कि तहसीलदार उसके प्रयोग द्वारा ऊंचे अधिकारियों से आदेश की प्रतीक्षा किए बिना वसूलियाबी करने लगे और सरकारी काम में भी काफ़ी सहूलियत हो गई, काफ़ी आसानी हो गई। किसान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो किसानों ने भी इस व्यवस्था का या इस बंदोबस्त का स्वागत किया। यह व्यवस्था भी की गई कि फसल नष्ट होने पर जो भू राजस्व है वह माफ़ कर दिया जाएगा। तो अकबर ने ज़मीनों का वर्गीकरण कराया और उन्हें 3 भागों उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में विभाजित किया गया। इन्हें पोलज, चाचर और पोलज, परती, चाचर और बंजर कहा जाता था। तो निरंतर जोती बोई जाने वाली ज़मीन जो है वो पोलज कहलाती थी और जो कुछ समय के लिए बिना जोते बोए छोड़ दी जाती थी वो परती कहलाती थी। इसी तरह से जो 3-4 वर्ष तक जोती बोई न जाए उसे चाचर कहा जाता था और 5 वर्ष से अधिक तक खाली पड़ी रहने वाली ज़मीन को बंजर कहा गया। तो इनके लिए भू राजस्व की दरें अलग अलग निश्चित की गई थीं। भू राजस्व वसूलने के मुख्यतः 2 ढंग मान्य थे, एक गल्ला बख्श और दूसरा जब्त। गल्ला बख्श संभवतः भारतीय परंपरा के अनुसार शासन की ओर से उपज का एक भाग लिया जाना ही था और जब्ती में जो जोती बोई ज़मीन होती थी उस पर फसल की किस्म के आधार पर मालगुजारी बांध दी जाती थी और इसमें नकद रकम ली जाती थी। इसमें नकद रकम ली जाती थी और उपज के घटने बढ़ने पर यह घटाई और बढ़ाई जा सकती थी। तो मित्रों, यह प्रथा बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, लाहौर, दिल्ली और मुल्तान इत्यादि में प्रचलित थी। एक तीसरी प्रथा का भी संकेत मिलता है हमें, जिसे नस्क कहा जाता था। इसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर इरफान हबीब के अनुसार नस्क वह प्रथा थी जिसमें कि प्रतिवर्षीय पैमाइश आवश्यक समझा जाता था, किंतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका अर्थ भिन्न था। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी और मोरलैंड के अनुसार नस्क प्रथा के अनुसार भूमि कर की राशि व्यक्ति से नहीं बल्कि एक समूह से तय कर ली जाती थी।
तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था थी। प्रत्येक किसान को या प्रत्येक कृषक को एक कबूलियत पर हस्ताक्षर करना पड़ता था और इस प्रकार अकबर ने अपने समय के कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया और बिचौलियों की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। तो अकबर की व्यवस्था कष्टदायक न होते हुए भी कृषकों के लिए हल्की नहीं थी, किंतु अकबर की व्यवस्था में स्थायित्व के तत्व थे। जनता उन्हें समझने में कामयाब हो सकी। अकबर ने तमाम छोटे मोटे जो उपकर थे और नजराना आदि जो लिया जाता था किसानों से, तो उस प्रथा को बंद कर दिया। साथ ही साथ अकबर ने किसानों की भलाई को सदैव ध्यान में रखा और जो भ्रष्ट अधिकारी हुआ करते थे उन भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया गया, जिससे कि वो किसानों को किसी तरह से तंग न कर पाएँ। इसी तरह से दुर्भिक्ष एवं प्राकृतिक प्रकोपों के समय उसने भू राजस्व माफ़ किए जाने की भी व्यवस्था की, यानी कि लगान माफ़ी की व्यवस्था भी की। पशुओं को चराने के लिए चरागाहों की भी मुफ्त व्यवस्था की गई थी। तो अकबर ने रैयतवारी बंदोबस्त पर ध्यान दिया, रैयतवारी बंदोबस्त को लागू करने पर ध्यान दिया, उस पर बल दिया और राज्य की जो बाकी ज़मीनें थीं या बाकी जो भूमि थी उसके लिए एक समान ग्रामीण नीति चालू की या प्रारंभ की, जिससे कि सभी किसान जमींदारों एवं जागीरदारों के अत्याचारों से, उनके अनाचारों से मुक्त होकर संतोष की सांस लेने के योग्य हुए। अकबर ने किसानों को हर तरह से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया मित्रों, और किसानों ने उसकी भू राजस्व व्यवस्था का आप कह सकते हैं कि स्वागत किया। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि कतिपय दोष रहने के बावजूद भी, कतिपय कमियां रह जाने के बावजूद भी जो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी वह किसानों के लिए लाभप्रद थी और किसान जो पूर्व के शासकों की अपेक्षा अकबर के शासनकाल में काफ़ी प्रसन्न थे और काफ़ी कम दबाव महसूस किया करते थे। तो इस तरह से मित्रों मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की क्या विशेषताएं थे वह बताने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करें और इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।